नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। तो बच्चों, इलेक्ट्रिकल मशीन डिजाइन के मॉड्यूल 1 का आज लेक्चर नंबर 10 है और आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं एंड दैट इज कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील मींस CRGO। अगर आप इंजीनियर हैं तो स्वाभाविक है CRGO वर्ड आपने अपने इंजीनियरिंग टाइम में बहुत बार सुना होगा, लेकिन आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो एग्जैक्टली CRGO में होता क्या है नहीं जानते होंगे। What? तो आइए हम CRGO का A to Z एनालिसिस इस वीडियो में करते हैं। वीडियो शुरुआत करने से पहले मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हैं तो प्लीज आप इलेक्ट्रिकल मशीन डिजाइन के प्लेलिस्ट में जाके वीडियो नंबर 1 से शुरुआत करें, और अगर आप यही वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज आप एंड करने के बाद आप जरूर लेक्चर नंबर 1 देखें। Do it! Just do it! नमस्कार बच्चों, मैं आपका गुरु दोस्त प्रशांत सर स्वागत करता हूं आपके चैनल साई एकेडमी ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। Nice. तो डियर स्टूडेंट, CRGO कॉम्बिनेशन 4 अल्फाबेट्स का है, जिसमें जो पहला लेटर C है दैट C स्टैंड्स फॉर कोल्ड। हम यहाँ पे अपने मटेरियल को सबसे पहले कोल्ड करते हैं, दैट्स व्हाई हियर द वर्ड कम्स C मींस कोल्ड। R स्टैंड्स फॉर रोल्ड। जब हम अपने मटेरियल को कूल करते हैं तो कूलिंग के बाद उसको हम रोलर से वन डायरेक्शन में रोलिंग प्रोसेस करते हैं, दैट्स व्हाई जो सेकंड अल्फाबेट है दैट इज कॉल्ड R और उसका मतलब है रोल्ड। G फॉर ग्रेन एंड O फॉर ओरिएंटेड। तो यहाँ पे CRGO का मतलब है कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड। तो डियर स्टूडेंट, CRGO एक प्रोसेस है और ये प्रोसेस हम जिस भी मटेरियल के लिए जरूरत पड़ेगा उस मटेरियल के लिए हम परफॉर्म करेंगे। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो हम ट्रांसफार्मर और मशीन्स का कोर बनाते हैं, उन मशीन्स में हम ज्यादातर एक गुड क्वालिटी का मैग्नेटिक मटेरियल यूज करते हैं, लाइक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो डियर स्टूडेंट, जब हम स्टील में CRGO प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं तो दैट इज कॉल्ड CRGO स्टील मींस कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील। तो आइए हम समझते हैं CRGO की शुरुआत कब हुई। तो 19वीं शताब्दी में कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड प्रोसेस में हमने स्टील में सिलिकॉन को ऐड किया और सिलिकॉन को ऐड करते ही हमारे मटेरियल की जो रेसिस्टिविटी थी वो इंप्रूव हो गई, क्योंकि सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है और सेमीकंडक्टर मटेरियल की रेसिस्टिविटी हाई होती है एज कंपेयर टू कंडक्टर। तो जैसे हमने स्टील में सिलिकॉन को ऐड किया तो ओवरऑल स्टील की रेसिस्टिविटी इंप्रूव हुई और इसके इंप्रूव होते ही स्टील के अंदर जो एडी करंट लॉस डेवलप होता था वो लॉस मिनिमाइज हो गया, और ये लॉस मिनिमाइज होते ही हमारे कोर की मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी इंप्रूव हुई। अदरवाइज लॉस होता था तो उसके अंदर हीट बनता था और उस हीट की वजह से हमारा ट्रांसफार्मर का कोर अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को परफेक्टली परफॉर्म नहीं कर पाता, उसकी मैग्नेटिक परमेबिलिटी वीक हो जाती थी। तो डियर स्टूडेंट, जैसे ही हमने स्टील में सिलिकॉन को ऐड किया, CRGO प्रोसेस को परफॉर्म किया, तो हमारे कोर की मैग्नेटिक परमेबिलिटी एज वेल एज अदर कैरेक्टरिस्टिक्स इंप्रूव हुई और सिमिलरली मैग्नेटोस्ट्रिक्शन का जो प्रॉब्लम था वो मिनिमाइज हो गया, जिसमें कोर का शेप डिफॉर्म हो जाता था। तो आइए स्टूडेंट, यहाँ एक चार्ट के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ कि अगर मेरे पास एक नॉर्मल मटेरियल है कोर के लिए यानी कमर्शियल आयरन, और उसी आयरन में अगर मैंने सिलिकॉन को ऐड कर दिया वो भी 3%, तो क्या चेंजेस होंगे? तो क्या मैग्नेटिक कोर की प्रॉपर्टी अच्छी हो जाएगी या फिर बेकार हो जाएगी? आइए अब यहाँ समझते हैं। तो हमने केस 1 में जहां कमर्शियल आयरन लिया उसमें हमने 99.95% सिर्फ फेरस लिया। उस कंडीशन में उस आयरन मटेरियल के कोर की परमेबिलिटी 150 होगी और उसका सैचुरेशन फ्लक्स डेंसिटी 2.14 वेबर पर मीटर स्क्वायर मींस टेस्ला होगा, और उसकी हिस्टैरिसीस लॉस 270 और रेसिस्टिविटी 1 × 10⁻⁷। अगर मैं इसी कमर्शियल आयरन में सिलिकॉन को ऐड कर दूं वो भी 3% मींस 97% फेरस एंड 3% सिलिकॉन, तो मेरी रिलेटिव परमेबिलिटी अप्रोक्सीमेटली 10 टाइम्स इंप्रूव हो जाएगी मींस 150 की जगह पे 1400, जो अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। क्या बढ़िया था गुरु। सिमिलरली मैग्नेटिक सैचुरेशन में कोई बहुत ज्यादा चेंज होने वाला नहीं है। अगर मैं हिस्टैरिसीस लॉस की बात करूं तो हिस्टैरिसीस लॉस काफी ज्यादा रिड्यूस हो गया, तो ये अपने आप में रिमार्केबल अचीवमेंट है। और जब हम ऐड करेंगे सिलिकॉन तो रेसिस्टिविटी इंप्रूव होगी, जिसकी वजह से जो सबसे इंपॉर्टेंट है एडी करंट लॉस वो भी मिनिमाइज हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमने देखा कि मात्र 3% हमने सिलिकॉन को ऐड किया
जिसकी वजह से कमर्शियल आयरन के मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में कितना रिमार्केबल चेंज आया। तो डियर स्टूडेंट, आपके मन में शायद यहाँ पे आया है कि सर 3% क्यों सर, फिर ज्यादा 10-15% ऐड कर दीजिए ताकि ये कई गुना बढ़ जाए। लेकिन नहीं स्टूडेंट, अगर हम 5% से ज्यादा सिलिकॉन ऐड करेंगे तो हमारा मटेरियल आयरन कोर ब्रीचल हो जाएगा, जिसकी वजह से हम उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ वीक होगी, टेंसाइल स्ट्रेंथ वीक होगी और ये अपने आप में बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। इसीलिए मैक्सिमम जो हम सिलिकॉन को ऐड करते हैं वो होता है 3 to 5%। तो बच्चों, अब हम समझते हैं CRGO स्टील की खोज किसने की थी। तो CRGO स्टील की खोज सबसे पहले NP घोष ने की थी, वो साल था 1933। तो NP घोष ने ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ ग्रेन सिलिकॉन स्टील को दो टाइप में क्लासिफाई किया। पहला था ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील, जो कि सबसे रिमार्केबल परफॉर्मेंस देता है और इसीलिए इसको हम यूज करते हैं ट्रांसफार्मर का कोर बनाने में। सेकेंड जो था नॉन ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील, यह है सिलिकॉन स्टील लेकिन इसके अंदर हमने ग्रेनिंग नहीं किया हुआ है, जिसको हम यूज करते हैं मोटर और जनरेटर के कोर बनाने में। हमने जब CRGO प्रोसेस को अडॉप्ट किया, जब हमने ग्रेनिंग किया, तो ओवरऑल हमें अचीवमेंट यही मिला कि हम पतले से पतले सीट्स को डेवलप कर सकते थे, जिसकी वजह से एडी करंट लॉस का वैल्यू काफी मिनिमाइज हो जाएगा। तो आइए डियर स्टूडेंट, अब हम CRGO प्रोसेस को डिटेल में समझते हैं। CRGO प्रोसेस में जैसे हम पहला कूल करते हैं, फिर उसके बाद रोलिंग करते हैं, और रोलिंग करते समय हमें ध्यान रखना होता है डायरेक्शन का। अगर आप एक ही डायरेक्शन में रोलिंग करेंगे तो उसकी मैग्नेटिक डायपोल्स यूनि डायरेक्शन में अलाइन होंगे। अगर आपने रोलिंग करते समय डायरेक्शन चेंज किया तो उस कंडीशन में आपका जो मैग्नेटिक डायपोल का जो नेट अलाइनमेंट होगा वो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसलिए यूनि डायरेक्शन में रोलिंग करना जरूरी है। और रोलिंग करने के लिए जिस डायरेक्शन को परफॉर्म करते हैं उसका एक टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है और उसकी कोडिंग है 110001, जहाँ पे 110 बताता है प्लेन के बारे में और 001 बताता है डायरेक्शन के बारे में। तो आइए अब हम समझते हैं CRGO स्टील की क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगे। तो स्वाभाविक है, मैंने इस प्रोसेस को अडॉप्ट इसीलिए किया है कि हमारे मैग्नेटिक मटेरियल की परफॉर्मेंस में एनहेंसमेंट हो। तो सबसे पहला जो चेंज होगा वो होगा हाई मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। सिमिलरली उसकी मैग्नेटो रिस्ट्रिक्शन की वैल्यू चेंज हो जाएगी, जिसमें कोर अपने शेप को डिफॉर्म कर लेता है। तो CRGO स्टील की रेसिस्टिविटी हाई होनी चाहिए, जिसकी वजह से एडी करंट लॉस की वैल्यू मिनिमाइज हो। अगर मैं सैचुरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो CRGO मटेरियल की जो मैग्नेटिक सैचुरेशन वैल्यू है वो हाई होनी चाहिए। तो आइए स्टूडेंट, अब हम ग्रेड्स ऑफ CRGO स्टील के बारे में समझ लेते हैं। तो नॉर्मली जो वेल नोन ग्रेड है सिलिकॉन स्टील का वो है M7, जो ज्यादातर हम यूज करते हैं, जो हम अच्छी क्वालिटी के ट्रांसफार्मर कोर बनाने में ज्यादातर यूज करते हैं। और जो M7 ग्रेड है स्टील का उसमें 0.7 वॉट पर LB है और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू 1.5 टेस्ला एट 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। इससे एक कम ग्रेड का हम अगर सिलिकॉन स्टील की बात करें तो दैट इज M6 की जो रेटिंग है 0.6 वॉट पर LB, फ्लक्स डेंसिटी उसकी भी सेम होती है लाइक M7 की। तो बच्चों, स्टार्टिंग के टाइम में हम M3 से लेके M5 ग्रेड्स को प्रीफर करते थे क्योंकि उस समय हमारे पास इतनी हाईटेक टेक्नोलॉजीज नहीं थी, और अब रिसेंट टाइम में हम M7 ग्रेड्स को ज्यादातर यूज करते हैं। आज हमारे पास एक बहुत अच्छी क्वालिटी का ग्रेन ओरिएंटेड स्टील है एंड दैट इज कॉल्ड HID। और HID ग्रेन ओरिएंटेड स्टील के अंदर जो डिग्री ऑफ ओरिएंटेशन है वो 2 to 3 टाइम्स बेटर है एज कंपेयर टू कन्वेंशनल CRGO स्टील। आइए स्टूडेंट, हम CRGO सिलिकॉन स्टील का एप्लीकेशन समझ लेते हैं। तो जैसा आप सब जानते हैं कि CRGO सिलिकॉन स्टील नॉर्मली हम ट्रांसफार्मर के कोर बनाने में यूज करते हैं, और अगर पावर ट्रांसफार्मर होगा तो उसमें हम ग्रेड्स M7 या फिर HID ग्रेड यूज करते हैं, और अगर वह डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होगा तो हम M6 से लेकर M7 ग्रेड तक प्रेफरेंस देते हैं। ये क्या चल रहा है शमशेर सिंह जी? देखते जाओ बस। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो और ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे आसमानी बिजली यानी लाइटनिंग स्ट्राइक क्या होती है, बिजली गिरते समय आवाज के साथ चमक क्यों दिखाई देती है,